नमस्कार, स्वागत है आपका डीडी न्यूज पर। मैं हूं रेशमा आपके साथ। आइए नजर डाल लेते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। बिहार को मिली रेल कनेक्टिविटी की बड़ी सौगात। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने 3 नई अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेनों को दिखाई हरी झंडी। ट्रेन यात्रियों का सफर होगा तेज, आरामदायक और सुविधाजनक। आज दिल्ली बीजेपी को मिलेगा नया कार्यालय। प्रधानमंत्री मोदी करेंगे दीनदयाल उपाध्याय मार्ग पर स्थित नए दफ्तर का उद्घाटन। पाकिस्तान को 5 विकेट से हराकर एशिया कप जीतने पर देश भर में जश्न का माहौल। बीसीसीआई की ओर से खिलाड़ियों और स्टाफ के लिए 21 करोड़ रुपए का इनाम। गुजरात, महाराष्ट्र और गोवा समेत कई राज्यों में भारी बारिश का रेड अलर्ट। मराठवाड़ा सबसे अधिक प्रभावित। राजस्थान, मध्य प्रदेश समेत दक्षिण के कुछ राज्यों में भी बारिश की चेतावनी। और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के बीच अहम बैठक आज। गाजा शांति योजना के प्रस्ताव को अंतिम रूप दिए जाने की उम्मीद। और आइए अब समाचारों पर डालते हैं विस्तार से नजर। बिहार को आधुनिक रेल कनेक्टिविटी के क्षेत्र में आज एक और बड़ी सौगात मिली। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव और बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने आज पटना जंक्शन से 7 ट्रेनों की सौगात बिहार को दी। इसमें 3 अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेनें शामिल हैं। कार्यक्रम में रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से शामिल हुए। इस अवसर पर अश्विनी वैष्णव ने कहा कि बहुत सी सौभाग्य की बात है कि आज बिहार में 4 नई गाड़ियां आरंभ हुई, जिसमें 3 नई अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेनों को शुरू किया गया। इन नई ट्रेनों में दरभंगा से अजमेर, मुजफ्फरपुर से हैदराबाद और छपरा से दिल्ली आनंद विहार टर्मिनल के बीच चलने वाली एक्सप्रेस ट्रेनें शामिल हैं। इसके अलावा 4 पैसेंजर ट्रेनों को हरी झंडी भी दिखाई। इससे बिहार के सभी नागरिकों को सुविधा मिलेगी। बिहार के परम आदरणीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी ने रेलवे का एक ट्रांसफॉर्मेशन किया था अपने समय में। 2014 में जब माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने जिम्मेदारी संभाली, तब से उन्होंने रेलवे पे एक नया फोकस लाए और विशेषकर उन सब राज्यों पे फोकस लाए जिन राज्यों में सुविधाएं कम थी। बिहार में पहले जहां मात्र 1000 करोड़ रुपए का बजट होता था, आज वहां पे 10,000 करोड़ रुपए का बजट है। रेलवे का इलेक्ट्रिफिकेशन 100% कर दिया। 1899 किलोमीटर नए ट्रैक बिछाए। आप सबको बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत शुभकामनाएं। इतनी बड़ी प्रधानमंत्री जी के आशीर्वाद से, माननीय मुख्यमंत्री जी के मार्गदर्शन से जिस तरह का बिहार में विकास हो रहा है, वो विकास चलता रहे। बिहार भाजपा के उपाध्यक्ष सम्राट चौधरी ने कहा कि बिहार को 7 नई ट्रेन देकर पीएम मोदी और अश्विनी वैष्णव ने बड़ी सौगात दी है। इससे बिहार को विकास के पंख लगेंगे। अश्विनी वैष्णव जी को, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को विशेष बधाई देता हूं कि आज 7 ट्रेन चलाकर बिहार के लोगों को दुर्गा फेस्टिवल पर एक अच्छा गिफ्ट देने का काम आप कर रहे हैं, उपहार देने का काम कर रहे हैं। सबको मैं बधाई देता हूं और अश्विनी वैष्णव जी से जरूर आग्रह करूंगा कि इसी तरह बिहार के विकास में आप साथ देते रहिए। और आइए अब अगली खबर का रुख करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज दिल्ली में बीजेपी के नए कार्यालय का उद्घाटन करेंगे। ये कार्यक्रम नवरात्र उत्सव के साथ हो रहा है। इस मौके पर भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता, दिल्ली भाजपा के वरिष्ठ नेता, केंद्रीय मंत्री, राष्ट्रीय पदाधिकारियों के साथ ही दिल्ली के सांसद, विधायक, पार्षद और हजारों पार्टी कार्यकर्ता मौजूद रहेंगे। दिल्ली भाजपा के नए कार्यालय का भूमि पूजन 9 जून 2023 को हुआ था। भाजपा की स्थापना के बाद पहला कार्यालय अजमेरी गेट में खुला और कुछ समय रकाबगंज रोड पर रहने के बाद कार्यालय 14 पंडित पंत मार्ग पर रहा। अब लगभग 35 साल के बाद दीनदयाल उपाध्याय मार्ग पर पार्टी के अपने भवन में कार्यालय पहुंच रहा है। भाजपा अपने इस संगठन को मजबूत करते हुए हर राज्य की राजधानी और जिले में पार्टी के निजी कार्यालय के निर्माण का लक्ष्य धीरे धीरे पूरा कर रही है। दिल्ली में भाजपा के सभी 14 संगठनात्मक जिलों के पास अपने निजी संगठन कार्यालय हैं।
और दिल्ली में बने नए भाजपा कार्यालय में आज सुबह हवन हुआ। इस हवन में दिल्ली सरकार के मंत्री भी शामिल हुए। दिल्ली सरकार में मंत्री प्रवेश वर्मा ने इस मौके पर खुशी जताई। दिल्ली प्रदेश के सभी कार्यकर्ताओं का बहुत ही ये सौभाग्य है कि हमको प्रधानमंत्री जी ने, हमको हमारे गृह मंत्री जी ने, राष्ट्राध्यक्ष जी ने एक अच्छा कार्यालय यहाँ पर दिया है। आज शाम को प्रधानमंत्री जी का मार्गदर्शन मिलेगा, हजारों कार्यकर्ता इसमें आएंगे, तो बहुत ही खुशी है। दिल्ली सरकार में मंत्री आशीष सूद भी दीनदयाल मार्ग स्थित बीजेपी के नए ऑफिस पहुंचे। उन्होंने कहा कि भाजपा का कार्यालय ऐसा केंद्र होता है जहां से भाजपा के कार्यकर्ता जनता की सेवा की प्रेरणा लेते हैं। भारतीय जनता पार्टी का कार्यालय एक ऐसा केंद्र होता है जहां से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता जनता की सेवा की प्रेरणा लेते हैं, अंत्योदय तक अपने बातों को पहुंचाने की प्रेरणा लेते हैं। आज सरकारी भवन से भारतीय जनता पार्टी अपने निजी भवन में प्रवेश करेगी। 27 साल बाद दिल्ली में भाजपा की सरकार बनी है। यहां से निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी का बूथ स्तर का कार्यकर्ता जनता के हितों की योजनाएं, जनता के हित के काम, जनता के हित के कार्यक्रमों को नीचे तक पहुंचाने की प्रेरणा लेगा। और दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा, किसी भी संगठन के लिए कार्यालय का बहुत महत्व होता है। विश्व की सबसे बड़ी पार्टी का देश की राजधानी में कार्यालय बनाना अपने आप में ऐतिहासिक भी है और हजारों लाखों कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ाने जैसा भी है। हमारे हर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता को बधाई है। सालों बाद देश की राजधानी दिल्ली के भारतीय जनता पार्टी का कार्यालय बन करके तैयार हुआ है और ये अपने आप में एक बड़ा ही भव्यता का भी और संवेदनशीलता का भी प्रतीक है। भाजपा सांसद बांसुरी स्वराज ने भी इस अवसर पर बधाई दी है। उन्होंने कहा कि भाजपा दिल्ली प्रदेश इकाई को उसका घर मिल गया है। दिल्ली अब प्रगति के पथ पर अग्रसर है। इतने वर्षों बाद आज भारतीय जनता पार्टी दिल्ली प्रदेश इकाई को उसका घर मिल गया है और डबल इंजन की बीजेपी की सरकार अब दिल्ली में भी है। जब दिल्ली अब प्रगति के पथ पर अग्रसर कर रही है तो आज यहाँ पर नए कार्यालय का भी लोकार्पण हुआ है। सभी को बहुत बहुत बधाई। वहीं भाजपा सांसद कमलजीत सहरावत ने भी खुशी जताई। कमलजीत सहरावत ने कहा कि ये बहुत बड़ा दिन है। भाजपा कार्यालय से कार्यों को गति मिलेगी और ज्यादा जनता की सेवा कर पाएंगे। आज दिल्ली के सातों सांसद, दिल्ली की मुख्यमंत्री, दिल्ली की मेयर सब भारतीय जनता पार्टी के हैं। इससे हमारी कार्य को गति मिलेगी और हम और ज्यादा जनता की सेवा कर पाएंगे। और अब बात डीडी न्यूज की खास सीरीज जन जन के प्रधानमंत्री की, जिसमें डीडी न्यूज ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सशक्त और दूरदर्शी नेतृत्व में पिछले 11 सालों से चलाए जा रहे विभिन्न जन कल्याणकारी और लोकप्रिय योजनाओं का गहन विश्लेषण किया और उन योजनाओं का लेखा जोखा आपके सामने लेकर आया है। इस कड़ी में आज बात प्रधानमंत्री की परीक्षा पे चर्चा की। इस कार्यक्रम के जरिए पीएम मोदी ने न केवल छात्रों के तनाव को कम करने की कोशिश की है, बल्कि उन्हें मोटिवेट करने का अनोखा समाधान भी निकाला है, जो देश भर के छात्रों के प्रति पीएम मोदी की चिंताओं और संवेदनशीलता को दर्शाता है। भारत में जब भी परीक्षा का नाम लिया जाता है तो ज्यादातर छात्रों के मन में टेंशन, दबाव और डर की तस्वीर उभरती है। लेकिन साल 2018 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक ऐसी पहल शुरू की जिसने इस सोच को बदलने का काम किया। इस पहल का नाम है परीक्षा पे चर्चा। इसकी शुरुआत 16 फरवरी 2018 को नई दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम से हुई थी और तभी से यह सिर्फ एक कार्यक्रम नहीं, बल्कि देश भर के करोड़ों छात्रों के लिए आत्मविश्वास का उत्सव बन गया है। इस कार्यक्रम का मकसद साफ है, बच्चों, शिक्षकों और अभिभावकों को यह संदेश देना कि परीक्षा कोई बोझ नहीं, बल्कि खुद को साबित करने का
एक अवसर है। प्रधानमंत्री इस मंच से न सिर्फ स्ट्रेटजी बताते हैं, बल्कि जीवन को एक उत्सव की तरह जीने का मंत्र भी देते हैं। यही कारण है कि इसे एग्जाम वॉरियर्स पहल का हिस्सा माना गया है। आज स्थिति यह है कि परीक्षा पे चर्चा एक विश्व रिकॉर्ड बन चुका है। 2025 में इसे गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में जगह मिली, क्योंकि सिर्फ एक महीने में 3.53 करोड़ छात्रों ने इसमें रजिस्ट्रेशन कराया। वहीं इसकी पहुंच इतनी व्यापक रही कि देश भर में 21 करोड़ से ज्यादा लोगों ने इसे टीवी, इंटरनेट और सोशल मीडिया पर देखा। अगर हम इसकी सफर पर नजर डालें तो हर साल इस कार्यक्रम की लोकप्रियता बढ़ती गई। 2018 में पहली बार जब 8.5 करोड़ छात्रों ने इसे टीवी और रेडियो पर सुना, तो किसी ने नहीं सोचा था कि आने वाले सालों में यह देश का सबसे बड़ा स्टूडेंट एंगेजमेंट प्लेटफॉर्म बन जाएगा। 2019 में भागीदारी और बढ़ी। 2020 में तो 25 देशों से भी भारतीय छात्रों ने हिस्सा लिया। वहीं 2021 में जब पूरी दुनिया कोविड महामारी से जूझ रही थी, तब यह कार्यक्रम वर्चुअल मोड पर आया और छात्रों को संघर्ष क्षमता और अनुकूलनशीलता की सीख दी। 2022 में वापस आमने सामने बातचीत का मौका मिला। 2023 में लाखों छात्रों शिक्षकों ने सीधा प्रसारण देखा और 2024 में तो माईगॉव पोर्टल पर 2.26 करोड़ से ज्यादा पंजीकरण हुए। खास बात यह रही कि पहली बार एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालयों के छात्रों को भी मंच मिला, जिसने इसकी समावेशिता को और गहरा किया। परीक्षा पे चर्चा का असर अब सिर्फ परीक्षा की तैयारी तक सीमित नहीं रहा। यह कार्यक्रम छात्रों को यह एहसास दिला चुका है कि परीक्षा जीवन का अंत नहीं, बल्कि शुरुआत है। प्रधानमंत्री ने हमेशा यही संदेश दिया कि असली जीत वही है जो तनाव को ऊर्जा में बदल सके और दबाव में भी अपना बेस्ट दे सके। पहले दौड़ करके स्कूल से आते थे, स्कूल में जो हुआ सब मम्मा को बता दे, और मम्मा को नहीं बताते। क्या आ गए, किताब थोड़ी देर लिया, छोड़ दिया। ये बिहेवियर अब तो देखा होगा, धीरे धीरे अपने आप को कट करता जाता है, सिकुड़ता जाता है, और धीरे धीरे फिर वो डिप्रेशन में चला जाता है। आपको कोशिश करनी चाहिए, आपके मन के अंदर जो दुविधाएं हैं, बिना संकोच खुल करके किसी को कहना चाहिए। अगर नहीं कहेंगे, मन में भर करके रखोगे, तो धीरे धीरे बड़ा विस्फोट हो जाएगा। यही वजह है कि आज परीक्षा पे चर्चा एक ऐसा मंच बन चुका है जो नीति और व्यवहार के बीच पुल का काम करता है और छात्रों को आत्मविश्वास, धैर्य और सफलता की नई राह दिखाता है। और यहाँ रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। आप देखते रहिए डीटी न्यूज। अरे सुनो, जानती हो सरकार ने सिलाई मशीनों पर भी जीएसटी कम कर दिया है। सच में? मतलब अब हमारी भी अपनी मशीनें हो सकती हैं? तो अब हमारा काम आसान और खर्चा भी कम हो जाएगा। मशीन अब 500 से 1000 रुपए सस्ती हो गई है। बचत से मिली ताकत और आत्मविश्वास। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। ब्रेक के बाद बात करते हैं लद्दाख की।
लद्दाख में शांति व्यवस्था बनी हुई है। कहीं से भी किसी अप्रिय घटना की खबर नहीं है। लेह में BNSS 2023 की धारा 163 के तहत निषेधाज्ञा लागू है और सुरक्षा के कड़े इंतजाम हैं। 5 या अधिक व्यक्तियों के इकट्ठा होने पर प्रतिबंध है और बिना अनुमति के कोई भी जुलूस, रैली या मार्च नहीं निकाला जा सकता। जिले में सुरक्षाकर्मी सतर्कता बरत रहे हैं। लेह से देखिए हमारे संवाददाता नीरज सिंह की ये रिपोर्ट। बुधवार को लेह में हुई हिंसा के बाद आज छठवां दिन है और आज भी आप देखें कि पूरे लेह में कर्फ्यू लगा हुआ है। कहीं पर जो दुकानें हैं वो नहीं खुली हुई हैं, पूरे जो मार्केट है वो बंद है। परसों कुछ समय के लिए जरूर कर्फ्यू में ढील दी गई थी, लेकिन उसके बाद फिर दोबारा से जो कर्फ्यू है वो लगा दिया गया है। प्रशासन का ये कहना है कि हम स्थिति की समीक्षा कर रहे हैं और स्थिति की समीक्षा के बाद ही आगे जो कदम है वो उठाया जाएगा। आज दूसरे दिनों के मुकाबले कर्फ्यू में थोड़ी सख्ताई भी देखने को मिल रही है। जगह जगह जो पुलिस और इसके अलावा जो पैरा मिलिट्री फोर्स है उसकी बैरिकेड्स लगे हुए हैं और हर एक वाहन को चेक किया जा रहा है और उसके बाद ही सिटी के अंदर उस वाहन का जो मूवमेंट है वो करने दिया जा रहा है। इसके साथ साथ ही अगर आप देखें तो मोबाइल जरूर चालू है, लेकिन मोबाइल इंटरनेट अभी भी बंद है। स्कूल कॉलेज बंद है और प्रशासन का ये कहना है कि वो एक बैठक करेगा और उसके बाद ही आगे की जो रणनीति है वो तय की जाएगी कि आखिर कर्फ्यू में ढील दी जाए या ना दी जाए। दूसरी सबसे बड़ी बात है कि मेडिकल स्टोर्स हैं और हॉस्पिटल हैं वो जरूर खुले हुए हैं। ट्रैवलिंग भी सीमित रूप से चालू है। जो लोग स्थानीय लोग हैं उनको पूरी तरीके से देखने के बाद ही उनके वाहनों को अनुमति दी जा रही है। तो आज पिछले कुछ दिनों के मुकाबले जो सख्ताई है वो कर्फ्यू में देखने को मिल रही है। अब दूसरी सबसे बड़ी बात है कि लोगों को जरूर 2 दिन पहले थोड़ी सी राहत मिली थी जब कर्फ्यू में ढील दी गई थी, लेकिन अब हालात बिल्कुल वैसे ही हो गए और कर्फ्यू है। लेकिन प्रशासन का ये कहना है कि वो समय समय पर समीक्षा कर रहा है। आज भी एक बैठक करेगा और उस बैठक के बाद ही निर्णय लिया जाएगा क्या कर्फ्यू में कुछ घंटे की ढील दी जाए या ना दी जाए, जैसे 2 दिन पहले दी गई थी। कैमरामैन मोर मुकुट के साथ नीरज सिंह, DD न्यूज लेह। DD न्यूज संवाददाता नीरज सिंह ने लेह हिंसा और उसके बाद पुलिस की कार्यवाही को लेकर लद्दाख के DGP SD सिंह जामवाल से एक्सक्लूसिव बात की। DGP लद्दाख इस समय हमारे साथ हैं। सर, जिस तरह से हिंसा हुई, सोनम वांगचुक का नाम सामने आया, क्या लगता है पाकिस्तान से भी कोई लिंक है उनका? देखिए, ये विषय जो है वो इन्वेस्टिगेशन का है। जैसे मैंने बताया कि इनके आप मीडिया उसी में देख लेंगे, आप यूट्यूब में, तो इनकी डॉन की जो इवेंट है इन्होंने इस्लामाबाद में की और वहाँ पे जिस किस्म के उनके बयान हैं और उनकी जो उनको अवार्ड किया गया वहाँ पे, और साथ ही साथ एक इंसिडेंट जो मैंने बताया पाकिस्तान PIO का, जो कि हमें पता चला था कि जिसमें उनकी जो कुछ फुटेज बाहर भेजी गई थी, तो उसमें एक चांस तो है कि इनका किसी इस किस्म से एंटी इंडियन एजेंसी के साथ लिंक है। दूसरा सर, जिस तरह से भीड़ ने अटैक किया, आपको लग रहा है कि सोनम वांगचुक या दूसरे लोग हैं उन्होंने सोशल मीडिया का प्रयोग किया, लोगों को इकट्ठा किया और फिर भड़काया इस तरह से? सोनम वांगचुक ने, अगर आप उसको पूरा इसकी सीरीज सिलसिलेवार देखें तो उन्होंने लद्दाख के युवकों को इस किस्म से एक टूल के रूप में इस्तेमाल किया अपने पर्सनल एजेंडा के लिए, फॉर हिज ओन पर्सनल ग्लोरी। एक प्लेटफॉर्म जो कि LBA का था उसको यूज करके लोगों को वहाँ पे इंटाइज करना, फिर उनको भड़काना, फिर उनको इस किस्म की इंस्टिगेशन वाली बातें करके उनको नज करना कि इस किस्म की एक्टिविटी करें। तो एक सोचा समझा प्लान था। और उनके बाद ये देखिए कि सभी की अपील के बाद उन्होंने अपना जो अनशन है वो नहीं तोड़ा, पर जब भी वायलेंस स्टार्ट हुई, जब उसको पता लगा कि ये वायलेंस हो गई है, इमीडिएटली बगैर किसी के कहे पे उसने अनशन तोड़ के और एम्बुलेंस के में बैठ के वो भाग गया। उसी से पता चलता है कि उसका कोई एम नहीं था लद्दाख मरे जिए जले, उनका कोई नहीं था। क्योंकि अगर आप इतने ही सेल्फ राइटियस लोग हैं तो कम से कम आपको एक बार एक्शन शुरू हो गया या इस किस्म की अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट हो जाए तो कम से कम आपकी इतना बनता है आप अपील करें लोगों को शांति के लिए, जो आप ही के कहने पे वहाँ पे आए हैं, उनको उनकी सुरक्षा के लिए उनको एक किस्म का मैसेज दें। उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया और उसमें गाड़ी में बैठ के एम्बुलेंस में और भागे, छुप के जाके। तो ये जो है ये लोगों के इंटरप्रिटेशन के ऊपर मैं छोड़ता हूँ। अच्छा, कितनी FIR टोटल हुई है, कितने लोग अरेस्ट हैं इस पूरे? देखिए, मेन FIR एक ही है, उसमें सारे इंसिडेंट कवर्ड है।
पर अभी तक 44 लोग अरेस्टेड हैं। बिकॉज ये नंबर चेंज होता है, हम जानबूझ के किसी को अरेस्ट नहीं करते, ना डिटेन करते हैं। जैसे जैसे मेरी इंस्ट्रक्शन है सबको कि जो लोग पकड़े गए हैं उनको इन्वेस्टिगेशन कीजिए, अगर आपको लगता है कि उनकी इन्वॉल्वमेंट नहीं है उसको इमीडिएटली हम छोड़ देते हैं। अच्छा, दूसरा NSA के तहत डिटेन किया गया, अरेस्ट नहीं किया गया अभी। इट इज कॉल्ड डिटेंशन, प्रिवेंटिव डिटेंशन होती है जी। दूसरा सर, अगर आप यहाँ देखें कि जो कर्फ्यू है और पिछले 2-3 दिनों से जिस तरह के हालात बने हुए हैं, लोगों को परेशानी भी हो रही है, जरूरत की चीजें भी नहीं मिल रही, आने वाले समय में आपको लगता है कि पूरी तरीके से नॉर्मल सी आएगी है? मैं तो लद्दाख के लोगों का जो स्वभाव जानता हूँ, लद्दाख के लोग बिल्कुल प्लेन है। मेरे हिसाब से तो नॉर्मल आज ही हो जानी चाहिए अगर लोग में इतना वो है। पर क्योंकि हम एक कैलिब्रेटेड तरीके से इसको करते हैं, हम नहीं चाहते कि फिर इस किस्म से कोई ऐसी हिंसा की या ऐसी लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन बने, तो हम इसको कैलिब्रेटेड तरीके से डील करेंगे। चलिए, धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ लद्दाख के DGP, जिनका ये कहना है कि लद्दाख और जो लेह है वो धीरे धीरे लेह सामान्य जो जनजीवन है उसकी ओर लौटेगा। इसके साथ साथ ही इन्वेस्टिगेशन चल रहा है और अभी तक एक FIR है, उस FIR में कई सारे तथ्यों को और कई सारी चीजें हैं उनको रखा गया है। इसके साथ साथ उन्होंने कहा है कि अगर इन्वेस्टिगेशन में किसी बाहरी हस्तक्षेप का हाथ आता है तो उसके खिलाफ भी सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। कैमरामैन मोर मुकुट के साथ नीरज सिंह, DD न्यूज, ले। और अब बात एशिया कप की। भारत ने पाकिस्तान को हराकर एशिया कप का खिताब अपने नाम कर लिया है। भारत ने अजय रहते हुए ये टूर्नामेंट अपने नाम किया और पाकिस्तान के मुंह से जीत छीन ली। भारत के लिए तिलक वर्मा ने शानदार पारी खेलते हुए टीम की जीत में अहम भूमिका निभाई। भारत ने इस मैच में टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला लिया। भारत ने कुलदीप यादव की शानदार गेंदबाजी की मदद से पाकिस्तान की पारी 19.1 ओवर में 140 रन पर ढेर कर दी। लक्ष्य का पीछा करते हुए तिलक ने 53 गेंदों पर 3 चौके और 4 छक्कों की मदद से नाबाद 69 रन बनाए, जिसके दम पर भारत ने 19.4 ओवर में 5 विकेट पर 150 रन बनाकर मैच अपने नाम किया। भारत के लिए जीत का चौका रिंकू सिंह ने लगाया। संजू सैमसन ने 24 और शिवम दुबे ने 33 रन की पारी खेली। भारत ने एशिया कप 2025 में तीसरी बार पाकिस्तान को पटखनी दी है। वहीं टीम इंडिया का नवा एशिया कप का खिताब है। एशिया कप में जीत के बाद भारत के साथ साथ दुबई में भी भारतीय टीम के प्रशंसक जश्न में डूब गए। दुबई में मौजूद भारतीय क्रिकेट फैंस से बातचीत की DD न्यूज संवाददाता मुकेश शुक्ला ने। हमारे साथ इस समय है भारतीय फैन जो जीत का जश्न मना रहे हैं, किस तरह से देखते हैं जीत को? चक दे इंडिया, मुकाबला था ही नहीं, हम जीत गए थे। जो सूर्य कुमार यादव ने अपने इंटरव्यू में बोला है, स्किल लेवल हमारा यहाँ है, इनका यहाँ है, ये ग्रो ही नहीं करना चाह रहे। प्रॉब्लम इनकी यही है। हमारे 60% 70% स्किल में भी अगर हमारी टीम खेल लेती है ना, जीत जाती है। ये टीम जो हमारी इंडिया की जो है, ये एकदम परफेक्ट टीम नहीं है। ये तो नए बच्चों को मौका दिया है, नए खिलाड़ियों को मौका दिया है, ये फ्यूचर की टीम है, तो फ्यूचर बिल्डिंग हो रही है बेसिकली। एंजॉयिंग, आई वाज वही, क्योंकि नई टीम है, आई वाज वेरी स्कैर्ड एंड एंग्शियस आज स्टार्टिंग से कि क्या होने वाला है। बैटिंग की स्टार्टिंग में तो और बहुत डर लग गया था, बट एट द एंड ऑब्वियसली होपिंग फॉर द बेस्ट। और बहुत ही अच्छा हुआ। बड़ा एंटरटेनिंग मैच था। आई थिंक बोथ द टीम्स प्लेड वेल, एवरीवन एंजॉयड द गेम। यस, इंडिया को तो यार तिलक, हैट्स ऑफ, बहुत अच्छी बैटिंग की है। इंडिया का कॉन्फिडेंट, सबको ऑडियंस का कॉन्फिडेंट ज्यादा है। कैसा भी जीतेगा, 10 बॉल भी 50 रन भी वो मारेगा, इसका कॉन्फिडेंट वो मिडिल से लेके आई। कांग्रेचुलेशन पूरे इंडिया को। देखिए, बहुत फर्क है इंडिया और पाकिस्तान के गेम में। ये खाली सोशल मीडिया वाली लड़ाई नहीं होती है। जिस तरीके से ऑपरेशन सिंदूर के बाद पूरी दुनिया को पता है हमने क्या किया, आप वहाँ पे चिल्ला के जो है 5 गिरा दिया, 6 गिरा दिया, भाई दिख रहा है। आज 11 गिरा दिए और लगातार तीसरा गिरा है। बार बार रोते रहते हो यार, गेम खेलना है, गेम खेलो। क्लोज मैच था, लेकिन पता था इंडिया ही जीतेगा। इतना कॉन्फिडेंस था कि इंडिया इतना अच्छा प्लेयर्स है, इतना अच्छा परफॉर्म कर रहा है। सेलिब्रेशन कर रहे थे, 3 विकेट हो गया, पूरा मैदान नाप दिया। अभी क्या हुआ? बस उनकी हेकड़ी निकल गई। बस 20 ओवर में 20 रन में 3 विकेट हो गए थे, बड़ा खुशियां मना रहे थे। बस धीरे धीरे उनकी हवा निकल। तो ये देखिए फैंस की खुशी है। चक दे इंडिया के यहाँ पर गीत गाए जा रहे हैं और भारतीय की इस टीम की जीत का जो है सेलिब्रेशन चल रहा है। उम्मीद करेंगे सेलिब्रेशन ऐसे ही चलता रहे। फिलहाल भारत के लिए अच्छी खबर है कि वो एशिया कप का चैंपियन बनने में कामयाब रहा। कैमरा दुबई के साथ मैं मुकेश शुक्ला, DD न्यूज दुबई।
एशिया कप का खिताब जीतने पर भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड टीम इंडिया के खिलाड़ियों और स्पोर्ट स्टाफ को 21 करोड़ रुपए का बड़ा इनाम देने की घोषणा की। ये भारतीय क्रिकेट के शानदार इतिहास में एक और बड़ी उपलब्धि है। बीसीसीआई ने एक्स पर पोस्ट कर भारतीय खिलाड़ियों के लिए इनाम की घोषणा की। We are very happy and they have done an extremely good job on the ground, defeating Pakistan 3-0. And there was absolutely no resistance. All the matches were one-sided. So we have decided that there will be a cash reward to the Indian team, which will be 21 crores. It will be distributed amongst the players and all the support staff. और देश भर में नवरात्र और दुर्गा पूजा की धूम है। 9 दिनों का ये पर्व मां दुर्गा के विभिन्न रूपों की आराधना को समर्पित है। आज के दिन देवी दुर्गा के दिव्य स्वरूप यानी मां कालरात्रि की पूजा की जाती है। ऐसे में मंदिरों में सुबह से ही भक्तों की भीड़ उमड़ रही है। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन डीडी न्यूज़ पर खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। फिलहाल अनुमति दें, नमस्कार।